Hello friends, I am Rachna. I am a quantitative aptitude trainer from the last 7 years. Today we are going to discuss some concepts about data interpretation. कुछ इनके ट्रिक्स सीखेंगे पहले. क्या डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब जो भी आपको डेटा दिया हुआ है आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना है. मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उन वैल्यूज़ को लेना है, वो समझना है आपको. क्लियर? तो एक चीज़ समझिए, डेटा इंटरप्रिटेशन करने से पहले आपको कुछ शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए, तभी आप उनको थोड़ा जल्दी कर पाएंगे. क्लियर? अब देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ शॉर्टकट्स क्या हैं. कुछ पहले तो बेसिक फंडा है, कुछ परसेंटेज के बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. लाइक मैंने आपको बोला कुछ फ्रैक्शंस हैं और परसेंटेज है. क्लियर? तो मैंने अगर आपको बोला सपोज 1, तो 1 मीन्स आप कितना बोलेंगे? 100%. क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा. 1/2 मतलब कितना होता है? 50%. 1/3 मतलब कितना होता है? 33.33%. 1/4 मीन्स कितना होता है? 25%. 1/5 मीन्स कितना होता है? 20%. अब आप समझो, देखो 1/5 मतलब कितना मैंने बोला? 20%. तो 2/5 कितना होगा? 40. 3/5 कितना होगा? 60. 4/5 कितना होगा? 80%. क्लियर हो गया? इस तरीके से बातों को समझो. मतलब कहीं पर अगर 80% बोला है मतलब 4/5 बोला है. क्लियर? अब ऐसे आते हैं, देखिए 1/6 16.66%. क्लियर? 1/7 14.28%. गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यूज़ बतानी है ना, जो बता रही हूँ मैं आपको, मतलब एक हिंदी में बोलते हैं ना, रटना. इन वैल्यूज़ को आपको बिल्कुल रोड लर्निंग से ऐसे दिमाग में डाल लेना है, बिकॉज ये क्वांट का बेस है. अगर हमें ये वैल्यूज़ लर्न है तो हम क्वेश्चन को कहीं पर एग्जामिनर घुमा भी देगा तो हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है. क्लियर? इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर जितना बता रही हूँ उतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए. अब देखो, 1/8 मतलब कितना होगा? 12.5%. 1/9 मीन्स 11.11%. 1/11 मीन्स 9.09%. क्लियर हो गया? अब देखो कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मतलब याद करने के लिए आपको हेल्प करेंगी. अब ध्यान दो पहले यहाँ पर. 1/9 मैंने बोला 11.11%. मतलब अगर परसेंटेज में 11 का मल्टीपल चल रहा है तो फ्रैक्शन में 1/9 का चलेगा. मतलब क्या? अगर मैंने बोला 22.22%, तो आप क्या बोलोगे? वो क्या बनेगा? 2/9. अगर मैंने बोला परसेंटेज में 44.44%, तो आप क्या बोलोगे? वो क्या होगा? 4/9. क्लियर? अब जैसे यहाँ पर देखो, 1/11 कितना है? 9.09% है. क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अगर परसेंटेज में 9 का मल्टीपल है तो फ्रैक्शन में किसका चल रहा है? 1/11 का. मतलब अगर मैंने बोला 18.18%, तो मतलब कितना हो जाएगा? इसका दुगना. अगर मैंने बोला 27.27%, तो मतलब क्या हो जाएगा? 3/11. मतलब इस तरीके से वैल्यूज़ को अगर आप दिमाग में रखेंगे और ट्राई करेंगे किस तरीके से और वो घुमा सकता है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. अब इसे देखो, यहाँ पर है. अब वो बोल रहा है 1/3 इज 33.33%. क्लियर हो गया? अब आप एक चीज़ समझो, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँगी तो मैं इसे क्या लिखूँगी? 0.3333 लिखूँगी ना. तो 0.333 का मतलब वैल्यू कितना है? 1/3 है. तो अब समझो वो क्या करता है एग्जामिनर. अब वो एग्जामिनर क्या करता है, सॉरी वो सबमिट किया. ठीक है, चलिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ. अब एग्जामिनर क्या करता है, देखो 1/3 है, 33.33% है. तो वो कभी उसको ऐसे ना लिख के वो ये लिख देता है 0.33 को 1/3%. तो आपको समझ जाना है, अगर 33:1/3% लिखा है मतलब वो 1/3 है. अब से देखो, मैं आपसे बोलूँ 2/3 क्या होगा? मतलब 2 मतलब इसका डबल, तो 66.66%. तो कभी वो ऐसे ना लिख के उसको क्या लिख देता है? 66:2/3%. इस बात को समझिए. अब एक चीज़ और देखो, जैसे आपने था 1/8, मैंने 1/8 को कितना बताया? 12.5%. अब देखो 1/8 मतलब अगर मैं 2/8 बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? 12.5 का डबल, 12.5 का दुगना, 25%. क्लियर हो गया? अब बात को समझो, अगर मैंने बोला सपोज 3/8, 3/8 मतलब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 37.5%. अगर मैंने बोला 5/8 तो ये कितना हो जाएगा?
5%। और अगर मैंने बोला 7/8 तो ये क्या हो जाएगा 87.5%। एक बात याद रखिएगा, ये मैं क्यों बता रही हूँ, दीज 3 वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये एग्ज़ाम में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कोई चीज़ बोलता है 62.5%, मतलब कोई भी सपोज वो बोलता है आपको 840 का 62.5% ऑफ 840, अगर अपॉन 100 लिखने लग गए इसे तो समझ लो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर किसी को याद है कि 62.5% इट्स 5/8, गाइज मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, सारा टाइम बच जाएगा आप लोगों को, बस आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मैं बताती हूँ, 37.5%, सपोज उसने बोल दिया 32.5% फाइंड करो, नो इशू ना, आप इसको 37.5% माइनस 5% भी तो लिख सकते हैं। 37.5% कितना होता है 3/8, जो भी वैल्यू है, और उसका 5% माइनस कर दो, क्लियर हो गया। चलो अब आगे से चेक करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सी, अब अगर वो आपसे बोलता है, सपोज एक नंबर दिया है उसने आपको 260, उसका 100% कितना होता है अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या बोलोगे 260। अगर मैंने आपको बोला इसका 10% तो आप कितना बोलोगे 26। ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यूज वर्बली, ये सब DI में आपको हेल्प करेगा। अगर बोला है इसका 5% फाइंड करो तो आप 10% कितना बोला आपने 26, तो उसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 13। अगर मैंने सपोज बोला, सपोज एक नंबर दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ, 144 का सपोज 145% और 144 फाइंड करो। गाइस कुछ नहीं करना है, बोलो 10% कितना होगा, एक पॉइंट शिफ्ट करो 14.4, उसका हाफ कर दो तो ये कितना हो गया 7.2। क्लियर हो गया। अब आज पे और आगे कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। देखो सपोज साथ में देखिएगा, जो घर पे पढ़ रहे हैं वो इसको ऑनलाइन लेक्चर ना समझे, इसको ऑफलाइन ही समझे। समझिए टीचर खड़ा है सामने और मैं बोलती जा रही हूँ एंड यू ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, तो क्या होता है कि एक फील आया रहता है कि हाँ हम 1-to-1 कनेक्शन पे चल रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए ये सपोज मैं आपको नंबर देती हूँ 146, चलिए बोलिएगा इसका 10% 14.6। क्लियर। बोलिए इसका 5%, तो आप क्या बोल देंगे इसका हाफ, तो 2 7 2 3। अब मैंने बोला इसका 1%, तो 2 पॉइंट और शिफ्ट कर दो तो क्या बोलोगे 1.46। अब अगर मैंने बोला 0.5%, तो आप क्या बोलोगे 0.73। क्लियर। सपोज आगे क्वेश्चंस में है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज मैंने आपको बोला फाइन 20% ऑफ 1320। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे इसका 10% कितना है 132, 132 का डबल कर दो मतलब 264, तो इसका क्या बन जाएगा 20%। गाइज मैं आपको बता रही हूँ दीज ऑल आर टाइम सेवर्स। जो आपको लगता है ना यार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पेपर तो बहुत इजी था, मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं क्वांट में सारे क्वेश्चन कर देती, ये सब कहने वाली बातें हैं। जिन्होंने टाइम सेवर्स यूज़ किए होंगे तो उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़्यादा हुए होंगे। जो इसको ट्रेडिशनल मेथड से अपॉन 100 करके करेंगे तो उनका टाइम लगेगा ही, इसलिए कुछ चीज़ें अपनी कैलकुलेशन की चेंज करिए। क्लियर हो गया। तो वो ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, माइंड कैलकुलेशन जितना होगा उतना कम आप लोग थकेंगे एग्जाम में। क्या अब से देखो, अब अगर सपोज वो बोल लेता 1320% ऑफ 20, गाइस बात ध्यान से सुनेगा, 1320% ऑफ 20, आपको पता है जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू है बोथ मीन द सेम थिंग, सेम आंसर। ये सिर्फ परसेंटेज का शिफ्ट हुआ है। आंसर देखो, अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम इसको यही लिखते हैं ना, अब हम इसको भी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम इसको यही लिखते हैं, तो बात तो एक ही बन रही है। तो मतलब क्या है, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब कभी एग्जाम में क्या होता है आपको बताती हूँ, वो लिखता है 44% ऑफ 75। गाइस अब जिनको शॉर्टकट भी पता है तो वो क्या करते हैं, भाई चलो 40% प्लस 4% करो।
वो भी ठीक है, बट आप समझो ना, आप क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो 75% ऑफ 44? यस और नो, बोथ मीन द सेम थिंग। 75% मतलब क्या होता है 3/4 ऑफ 44, तो कितना आंसर आ जाएगा 33। क्लियर हो गया। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो हमको आगे लगेंगे, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आगे के लेक्चर्स में आपको कुछ ऐसे ही शॉर्टकट्स और चाहिए कि मैम जस्ट गिव अ मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट, तो मैं आपको अलग से दे दूंगी। जस्ट यू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू नीड इट। क्लियर हो गया। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन जिस चैप्टर के लिए मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है वो लेते हैं। अगर आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट और सीखने होंगे, यू जस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, सुना होगा आपने बार ग्राफ, टेबुलर फॉर्म, रडार फॉर्म, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट फॉर्म, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। पहली बात, ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सपोज एक कंपनी का प्रोडक्शन चार्ट है, अब सपोज ये 2012 है, ये 2013 है, ये 2014 है। कोई इसको ऐसे दिखाएगा। लाइन चार्ट है तो कोई इसको ऐसे दिखाएगा, सपोज ऐसे, फिर सपोज कम हो गया, फिर ऐसे बढ़ गया। और अगर कैसलेट है तो ये नहीं बनाएगा, वो सिर्फ इस पे पैराग्राफ लिख देगा, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़। मिसिंग होगा तो मिसिंग कुछ वैल्यूज़ दे देंगे आपको, आपको सॉल्व करना है। पाई चार्ट है तो इसी चीज़ को वो ऐसे बना देगा, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। कुछ ऐसा अलग नहीं है कि भैया इतने सारे फॉर्म्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ याद रखना है परसेंटेज की वैल्यूज़, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर। बस कुछ चीज़ें, एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, शायद आगे लगेगी। एक चीज़ समझिएगा। क्लियर। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज x इज what% ऑफ y। अगर वो सपोज आपको ये पूछता है, इसका मतलब क्या है, x/y इंटू 100। क्लियर। मतलब what% ऑफ, जिसके रेफरेंस में बात होती है वो हमेशा कहाँ जाता है, अपॉन में। क्लियर। अब सपोज वो बोलता है x इज what% मोर, चलो मोर देन y कर देते हैं, सिर्फ मोर देन y। तो देखो, हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या पूछ रहा है कि x y से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन है, x, तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई। क्लियर। जैसे ना देखो, ऐसा बोलते हैं ना, x इज 5 मोर देन y। अब देखो, समझने वाले हैं कौन कैसे समझता है, बट जो ऐसे समझ गया कि x बड़ा है क्योंकि x 5 ज़्यादा है, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 5। अगर आप ऐसे चीज़ों को लेंगे ना तो आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या बता देता है कि इन दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस। फिर बहुत सारे अपने शॉर्टकट्स लग जाते हैं उसमें। क्लियर। अभी ध्यान देते हैं, देखो मतलब x y से ज़्यादा है, अपॉन किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, y। रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है, जिससे कंपेयर करने को बोलता है परसेंटेज में वो कहाँ आ जाता है, अपॉन में, डिनोमिनेटर में। अब सपोज उसने बोला x इज what% लेस देन y, तो आप क्या लिखोगे, x छोटा है तो बड़ा कौन है, y। अगेन किसके रेफरेंस में बात हो रही है, y, तो अगेन नीचे क्या आ जाएगा, y। क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है, और इस पे आगे कुछ और बताती हूँ। देखिए, आगे क्या है, देखिए सपोज मैंने आपको बोला एक एग्जाम्पल, से फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, सपोज मेरी सैलरी थी 14,000। 14,000 के बाद बढ़ने के बाद सपोज वो हो गई, सॉरी 14,000, थी। 14,000 से सपोज वो कितना हो गई, 20,000 हो गई। अच्छा ये बताइएगा, मेरी सैलरी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है ना ऑब्वियसली। अब कितना बढ़ रही है, मैंने बोला भैया परसेंटेज बताओ मुझे, कितना मेरी सैलरी बढ़ गई है। पहले आप मुझे बताओ कितना बढ़ गई है। 6,000 रुपये बढ़ा दी गई है सैलरी, किससे बढ़ाई है, 14,000 से ना। तो परसेंटेज क्या बोलता है, जिससे बढ़ाई गई है वो अपॉन में कर दो। सपोज मैंने आपको बोला मेरी सैलरी थी 12,000 और 12,000 से 10,000 कर दी है, बोलो
सैलरी बढ़ाइए कम किए, सपोज लॉकडाउन सिनेरियो चल रहा है कम कर दिए, तो डिक्रीज करिए, बोलो कितना डिक्रीज करिए, 2000 डिक्रीज करिए, किससे डिक्रीज करिए, 12,000 से, तो अपॉन क्या आ जाएगा 12,000। गाइस कोई फॉर्मूला नहीं है इन चैप्टर्स में, इंक्रीज कैसे, मतलब परसेंटेज पूछा है, मतलब अपॉन में वही लेना है जिस पे वैल्यू डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। चलिए ऐसे में आगे अभी तो बहुत सारे ग्राफ फॉर्म आपको पढ़ाने हैं। आज तो मैं बेसिक लाइन चार्ट पे 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके सामने, वो सॉल्व करते हैं, फिर आगे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी हर एक लेक्चर पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। The line graph given below presents the number of students admitted in 3 streams science, arts and commerce in a college for 5 years 2005 to 2009। मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये आपकी स्ट्रीम्स हैं जहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया है। ठीक है ना। ये नॉर्मली वैल्यूज़ दिए हैं 36, 45, 54, 72, ये ध्यान रखिए, बस आप वैल्यू देख लो। ये आर्ट्स की वैल्यू है, ये साइंस की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, कॉमर्स की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉमर्स स्टूडेंट फ्रॉम 2005 टू 2009। पहले कॉमर्स स्टूडेंट में इंक्रीज हुआ है, उसने बोल दिया है 2005 से 2009 में। 2005 में कॉमर्स कितना था 36, 2009 में कॉमर्स कितना हो गया है 60। मतलब एक चीज़ बताओ, 36 से 60 हो गया है, तो मुझे ये बताइए कितना परसेंट बढ़ा है ये 24। कितना वैल्यू बढ़ा है 24। किससे बढ़ा है 36 से, तो जस्ट 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो 2/3 मतलब कितना परसेंट होता है गाइज, अभी बढ़ा था हम लोगों ने 66.66%। समझ में आ रहा होगा, टाइम सेवर। अब अगर नहीं पता होता तो 3 से डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करते और फिर अपना टाइम खराब करते। इसलिए याद रखिए, इन वैल्यूज़ को याद रखोगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ऑल द 3 स्ट्रीम्स इन 2008 एज कंपेयर टू 2007। मतलब वो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तीनों स्ट्रीम में इन 2008 एज कंपेयर टू 2007। तो बोल रहा है 2007 में जितने भी बच्चे थे उसका 2008 में इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट हुआ है। पहले 2007 देखते हैं, यही वैल्यू है। चलो इसको ऐड कर लो, 54 और 6 60 और 30 90 और 90 और 6 150। मतलब 2007 में कितने लोग हैं 150। अब जाते हैं 2008 पे। चलिए ये कितना हो गया 60 और 50 110 और 70 180 और ये कितना हो गया 184। तो मुझे बताएं कि कितना बढ़ गया है 34। अगेन किससे बढ़ गया 150। गाइस कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिए बस। अब देखो यहाँ से 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये कितना हो गया 68/3। तो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 22। अब आगे पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो ऑप्शन देखो, मैंने नन ऑफ दीज दिया है क्या, नहीं। 22 के नियर बाई एक ऑप्शन है ना, जस्ट उसको टिक कर दो। पूरा सॉल्व करने को थोड़ा ना बोला है उसने, आप ऑप्शन भी तो ध्यान रखिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what is the ratio of total number of students admitted in science and arts। गाइस ध्यान रखिएगा, आज बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान समझ में आ जाए जिनको बिल्कुल नहीं पता है, और उसके बाद धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। what is the ratio of total number of students admitted in science and arts to that admitted in commerce for the year period 2005-2009। मतलब 2005 से 2009 में साइंस और आर्ट्स में जो एडमिशन लिए हैं अपॉन वो क्या पूछ रहा है कॉमर्स में। थोड़ा सा लंबा टास्क है, चलिए पर करते हैं। अब देखो साइंस में आपके ऐड करिए, और सब लोग इसको ट्राई करिए एक बार, आप लोग को टाइम दे रही हूँ। साइंस का ऐड करिए, आर्ट्स का ऐड करिए और कॉमर्स का ऐड करिए और सॉल्व करिए, फिर मैं आपके साथ बोलूँगी इसे, ठीक है ना। कॉमर्स ये है तो ये कितना हो गया 36 और 5 81 हो गया, 81 और 4 85 हो गया, 85 और ये कितना हो गया 135 हो गया, 135 और 2 137,
137 में से 207 मतलब 267, मतलब कॉमर्स तो 267 आ गया है, ठीक है ना गाइस। ऑप्शन को ध्यान रखना, देखो या तो नन ऑफ दीज जाएगा या तो ये ऑप्शन जाएगा। 267 तो मुझे मिल गया। अब ये चेक कर लेते हैं, साइंस और कॉमर्स का दोनों ऐड करना है, क्लियर हो गया। चलो पहले साइंस का ऐड कर लेते हैं। 65 और 91, चलो पहले काम करते हैं आगे की 1 डिजिट बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 10 डिजिट ऐड करते हैं। 60 और 90 150, 150 और 60 210, 210 और 60 270, 270 और 70 340। अब ये 348 और 2 350, 351 और 356 प्लस। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ये चले गए, अब हम आर्ट्स पे जाते हैं। 50 और 70 120, 120 और 30 150 और 150 और 60 210, 210 और 90 300। अब आते हैं यहाँ पे 6 और 8, 6 और 2 कितना हो गया यहाँ पर, और तो कुछ नहीं था। अच्छा 8 और 2 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, और वो वैल्यू कितना बना था 318 बना था क्या। चलो देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं, चलो भूल गए तो 50 और 70 120 और 30 150 और 60 210, 210 और 70, ओके ये हम भूल गए थे, ओके ठीक है। 50 और 70 120 और 30 150, 150 और 60 210, 210 और 70 280, 280 और 90, तो एक 370 हो गया। बाकी ऐड करते हैं 4 और 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 384। तो 6 और 4 10 और 14 740/267, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना नन ऑफ दिस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following stream witnessed the highest percentage change in number of students 2008 as compared to 2007? ठीक है चलो 2000 चेंज इन 2008 एज कम्पेयर टू 2007 बोला है ना, ये 2007 है, 2008 है। साइंस आर्ट्स और कॉमर्स है। 2007 में देखिए साइंस कितना है 36, आर्ट्स कितना है 60 और कॉमर्स कितना है 54। 2008 में जाइए, आपका साइंस कितना है 60, और उसने ये नहीं बोला है बढ़ रहा है, इसने बोला चेंज, मतलब जस्ट हमें डिफरेंस देखना है किसका सबसे ज़्यादा है। अगर हम आर्ट्स पे जाएंगे 2008 पे तो ये कितना हो गया 52, और अगर हम कॉमर्स में जाएंगे तो ये कितना हो गया 72। तो आप यहाँ पर बताएंगे कितना हो गया है, 10 में से 6 गया 5 24, और ये कितना हो गया 52, और ये 8, और 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 5 गया 18। तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है साइंस में, तो क्या आंसर हो जाएगा साइंस। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the fee of a single student admitted in science, arts and commerce was 5,500, 6,100 and 7,200, then which of the following stream received fee collection, highest fee collection for 2005-2009? Guys वही है, हमको सबको ऐड करना है, फिर से वही ऐड करके वैल्यू लिखनी है, थोड़ा सा वही करना है। चलिए कॉमर्स, साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है। कॉमर्स का तो मुझे थोड़ा याद है 267 था, 267 इंटू कितना था 7,200 है। चलो फिर से एक बार साइंस का फिर से कर लेते हैं। चलिए 50 और 70 120, 120 और 30 150, 150 और 60 210, 210 और 90 300। तो ये किसका चल रहे थे हम, साइंस का 300 प्लस, और ये कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, तो ये कितना हो गया 314, और साइंस का कितना था 5,500। अब जाते हैं आर्ट्स पे। चलिए आर्ट्स पे जाते हैं 65 और 90, 60 और 90 150, और 150 और 60 210, 210 और 60 270, 270 और 70 340। अब प्लस 8 9 9 और 5 14, तो ये कितना हो गया 354 इंटू 6100। क्लियर हो गया। तो हमको ये देखना है कि किस पे सबसे ज़्यादा हमारा कलेक्शन हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हमारा सबसे ज़्यादा कलेक्शन किस पे हुआ है। आप देख रहे होंगे 267 इंटू 7200 है, सबसे ज़्यादा अमाउंट यही जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा कलेक्शन किस पे हुआ होगा आपका कॉमर्स पे। क्या, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन दिया हुआ है, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम 2011 to 2015 is 3000. The pie chart shows the percentage breakup of candidates who appeared for exam in these 5 years. मतलब 2011 से 2015 तक टोटल 3000 लोगों ने पेपर दिए. क्लियर हो गया. 2011 में कितने परसेंट लोगों ने दिए हैं? 25. 2012 में 12, 2013 में 15, 2014 में 32 और 2015 में 16%. ठीक है, चलिए ये इतने लोगों ने एग्जाम दिया है. अब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं. वो बोल रहा है इन 2012, क्लियर, इसकी बात हो रही है, हु अपियर्ड, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया 20% आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. तो हाउ मेनी एबल्स आर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. 2012 में मुझे बताएंगे कितने लोगों ने दिया है? 12%. तो 12% किसका? 3000 का. मतलब कितने लोगों ने एग्जाम दिया है? 360 लोगों ने. क्लियर हो गया. 12 into 3. उसमें 20% ने क्वालिफाई नहीं किया है. तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया होगा गाइस? 80% है. तो 80% कैसे निकालेंगे? 36 into 8. तो 240 + 48. तो कितना बन गया हमारा? 288. क्लियर? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ इन 2014 मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, आउट ऑफ द नंबर हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम 1/3 ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू क्वालिफाई. ठीक है, एंड द रेशियो मेल टू फीमेल हु आर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम इज 10:6. देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफाइंग मेल्स टू क्वालिफाइंग फीमेल्स. ठीक है, चलो 2014 में देखते हैं कितने लोगों ने पेपर अपीयर किया है. 32 into 30 मतलब कितना हो गया? 960. अगेन गाइज मेक इट वर्बल कैलकुलेशन. 1/3 लोगों ने पेपर नहीं दिया है, सॉरी क्वालिफाई नहीं किया. तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया होगा? 2/3 ने. 2/3 किसका? 960 का. मतलब 640 लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें मेल और फीमेल जो हैं वो किस रेशियो में हैं? 10:6. तो डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफाइंग मेल्स टू क्वालिफाइंग फीमेल्स. अब देखो अगर मैं देखूँ टोटल 16 की वैल्यू उसने कितना दी है? 640. और डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 4 है. 4 की वैल्यू फाइंड करनी है. 16 अगर 640 है तो इसमें डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4 आ जाएगा ना. तो यहाँ भी डिवाइड बाय 4 कर दो तो ये कितना बन जाएगा आपका? 160. क्लियर? ध्यान दो ना, इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4 आ गया. तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 160. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन 2011 टू दैट ऑफ 2015. अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है समझाती हूँ. पहले सब लोग वैल्यू फॉर्म फाउंड करेंगे 2011 की, फिर 2015 की, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. गाइस उनका टोटल तो सेम ही है ना. तो 25% माइनस 16% डायरेक्टली कर दो. कितना हो जाएगा ये? 9%. वही डिफरेंस है किसका? 3000 का. तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? 270. डन. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए. इफ इन 2016, जो अभी है नहीं, ओके, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम आर 40% देन दैट ऑफ हु अपीयर्ड इन 2015. मतलब 2015 में जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है 2016 में उससे 40% ज़्यादा है. ठीक है, एंड ओनली 62.5%. दोस्तों याद आ रहा है 62.5% कितना था वैल्यू? 5/8. उसने बोला है आर एबल टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम इफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फ्रॉम 2015 एंड 16 आर सेम, देन फाइंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इन 2015. कुछ नहीं, आपको क्या समझा रहा है मैं समझाती हूँ. 2016 में जो भी लोग अपियर हुए हैं वो 2015 से 40% ज़्यादा हुए हैं. यही बोला है उसने. पहले हम 2015 में देख लें. 16 into 3 कितना हो गया? 480. इसमें 40% और ऐड करना है दोस्तों. इसका 40% क्या होगा? देखो 48 into 4 करना है. तो एक 48 into 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 160 और 32 192. तो 480 + 192.
तो 2 9 8 और 9 17 672, मतलब इतने लोगों ने 2016 में एग्ज़ाम दिया है उसके अकॉर्डिंग। वो बोल रहा है जिसमें इतने लोगों ने क्वालिफाई किया है 62.5%, मतलब 5/8, 8 8 द 64 32, तो कितना हो गया 420, मतलब 420 लोगों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फ्रॉम 2015 एंड 16 आर सेम, मतलब अगर यहाँ 420 क्वालिफाई हुए हैं तो बोल रहा मान लो यहाँ भी कितने क्वालिफाई हैं, मान लो क्या बोल रहा है कि सेम है, तो यहाँ भी क्वालिफाई कितने हुए हैं 420 में। तो वो बोल रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। कितने लोगों ने पेपर दिया भाई 2015 में? 480 ने। कितने लोग क्वालिफाई हो गए? 420। तो कितने लोग क्वालिफाई नहीं हुए होंगे? 60। क्या मतलब क्वेश्चन ये था, अगर 2016 को भी लाया जाए तो वहाँ 2015 से 40% ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग पेपर देते हैं, मतलब कितना था 672, जिसमें उसने बोला 5/8 ने क्वालिफाई किया है। क्लियर, मतलब 420 लोगों ने। और वो बोला जितने लोगों ने यहाँ क्वालिफाई किया है उतने ही लोगों ने यहाँ भी क्वालिफाई कर दिया है, तो मतलब सेम ही है। तो कितने लोग बच गए जो नहीं क्वालिफाई किए होंगे? 60। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन 2012 एंड 2013 टुगेदर आर हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स ऑफ 2011 इफ ओनली 3/5 कैंडिडेट्स आर एबल टू क्वालिफाई। ओह चलो, अपीयर्ड इन 2012 प्लस 2013 आर हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ क्वालिफाइंग इन 2011। कितना ज़्यादा है? चलो पहले अपीयर्ड पता कर लेते हैं। 2012 में कितना है? 12%। 2013 में कितना है? 15। तो ये कितना हो गया? 27% ऑफ कितना हो गया? 30,000, मतलब कितना हो गया? 810। अब क्वालिफाइंग पता करना है। पहले 2011 में पेपर कितने लोगों ने दिया है? पहले 2011 में कितने लोगों ने पेपर दिया है? 25%। तो 25% ऑफ 3000, मतलब कितने लोगों ने पेपर दिया है? 750 लोगों ने, जिसमें कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? 3/5 ऑफ 750, मतलब 450 लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो वो बोल रहा है ये जो है ये वैल्यू इससे कितना ज़्यादा है। अब मुझे बताओ 450 810 कितना ज़्यादा है? ये 7 में से 4 गया 3, 360 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा पूछा है? क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स ऑफ 2011, वो कितना है? 450। तो ये कितना हो गया? 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा। तो अभी बताया था 1/5 अगर 20% है तो 4/5 कितना बन जाएगा आपका? 80%। क्लियर हो गया गाइस? लाइन चार्ट समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया तो भी पूछिए, तो दोबारा कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मैम एक बार और कुछ और एग्जांपल साइट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है। क्लियर? इसी के साथ हम आगे बहुत सारी ट्रिक्स के साथ और मैं लेके आऊँगी। क्लियर?